नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज आदि अचिंत जी से जरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि टॉक्स के लिए इस्लामाबाद ही क्यों, पाकिस्तान ही क्यों, और जो आसिम मुनीर फेल्ड था, मुंह की खाई थी जिसने ऑपरेशन सिंदूर में, उस आसिम मुनीर को हीरो बनाने पर क्यों तुले हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब आप देखिए कि पहले दौर की बातचीत हुई, जहां भी खत्म हुई, फिर दूसरे दौर की बातचीत की का सिलसिला शुरू हुआ। कल एक बार तो सूचना खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी कि जेडी वांस जो हैं वो रवाना हो चुके बातचीत के लिए। बाद में पता लगा कि वो तो व्हाइट हाउस में ही है और इस्लामाबाद के लिए ही रवाना हो रहे हैं, ये भी सबको पता था, लेकिन ईरान तैयार नहीं था। बहरहाल वो दूसरा विषय हो जाएगा, पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में कि ये इस्लामाबाद को, ये पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, क्यों देते हुए दिखना चाहते हैं। क्या नई दिल्ली के लिए इसमें कोई मैसेज छिपा है? और इससे पहले भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के हाथ मिलवाना, एक पैक्ट करवाना, समझौता करवाना, ये सब चीजें है क्या एक्चुअल में? जी आदि जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, धन्यवाद। सर, ये आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ पूछी है, क्योंकि देखिए, इसको थोड़ा-सा दूर-दराज में देखना पड़ेगा, लेकिन उस दूर-दराज में जाने से पहले एक बड़ी छोटी-सी बात करनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप एक नार्सिसिस्टिक आदमी है, ठीक है जी? उसका मतलब क्या है कि वो कोई ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता जो उससे उससे ज़्यादा स्मार्ट हों। वो ऐसे लोगों से काम करना चाहता है जो जी साहबगिरी करें, ज़्यादा से ज़्यादा, कोई ज़्यादा सवाल ना पूछें, उसको जो जितना बोला जाए वो कराए और जितना ना बोला जाए वो ना करे, सिंपल एज़ दैट। उसके अंदर कोई दिमाग नहीं होना चाहिए, उसके अंदर अपना कोई वश नहीं होना चाहिए, उसके अंदर मतलब ऐसी हालत होनी चाहिए उसकी कि भई, जो भी मैं बोलूँ चुपचाप जाके कर, खत्म कहानी। जहाँ मैं बोलूँ साइन कर दे, जहाँ मैं बोलूँ बात कर दे, बस खत्म। तो एक पाकिस्तान इस बिल में बड़ा सेट तरह से फैल बैठता है, क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे जिस तरह की इनकी जो हालत-वालत जो मर्ज़ी आप कह लीजिए, उसमें से एक डेस्परेशन तो निकलती है। इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास खाने को नहीं है, पानी नहीं है, अभी तो कई लोग बोल रहे हैं हवा भी नहीं है। बट तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई एक ऐसा बंदा चाहिए था जो जो बोला जाए ईरान के लिए वो करे, खत्म। बीच में कोई मीडिएशन करने की कोशिश ना करे। तेरे को मैंने बोला है कि जाके तू ईरान को ये बोल दे, बस तू चुपचाप जाके ये बोल दे। अब ख़ैर डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि आसिम मुनीर यही काम कर रहा है, बट पाकिस्तानी है सर, पाकिस्तानी तो अपने 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 पीठ पे खुद ही छुरा घोंप लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कौन से खेत की मूली है। अ, दिल्ली के बारे में अगर आप मैसेज की बात करें तो हाँ सर, वो एक एक मैसेज तो आपको भेजने की कोशिश करेंगे ही, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो आपको एक जो लार्जर स्ट्रेटेजिक मैसेज भेज रहे हैं कि साहब आप हमारे साथ रहो, आप ये रशिया, चाइना, ब्रिक्स बुक्स ये सब छोड़ दो, आप हमारे साथ काम करो, देखो हम आपको काफ़ी कुछ दे सकते हैं, काफ़ी कुछ बेनिफिट दे सकते हैं। बट अमेरिका का ट्रस्ट किसी को नहीं है इस टाइम पे दुनिया में, एंड यहाँ तक मैं आपको बता दूँ पाकिस्तान को भी नहीं है। पाकिस्तान बेवकूफ़ हैं, बट इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि उनको ये पता है कि भई पूरी तरह से, बट पाकिस्तान के पास चॉइस कम है। इस रीजन के अंदर अगर आप देखेंगे, ईरान की तरफ से उनकी जो न्यूज़ एजेंसी है, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जब आसिम मुनीर पिछले कुछ दिनों पहले ईरान गया था, वहाँ पर उन्होंने जो प्रेस रिलीज़ किया, उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने लिखा कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो ईरान आए हैं अमेरिका का मैसेज लेके। तो ईरान को भी पता है ये क्या कर रहे हैं वहाँ पर। तो पाकिस्तान एक ऐसी मूली है या गाजर है, आप जो मर्ज़ी बोल लीजिए, जिसमें कुछ भी मतलब उससे कुछ काम कराना हो, कुछ टेढ़ी-मेढ़ी बातें करनी हो, कुछ ये सब करना हो, तो वो आराम से करता है, बिना सवाल पूछे करता है। ख़ैर ऐसा अमेरिकन्स को लगता है। तो इसी वजह से वो ज़्यादातर इनको यूज़ कर रहा है, क्योंकि देखिए सर, उसके पास भी ऑप्शन कोई ज़्यादा इतने हैं नहीं कि भैया 50 लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर कि भैया मैं कर देता हूँ आपकी मीडिएशन, मैं कर देता हूँ, मैं सब कुछ कर दूँगा, डोंट आप चक्कर मत करो, मैं हूँ, सब कुछ सँभाल लूँगा आपका। कोई कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि इनको पता है डोनाल्ड ट्रंप 2 सेकंड में उल्टा घूम जाता है। नाउ इसके अंदर एक एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ। इन्होंने जब पिछली बारी शहबाज़ शरीफ से ट्वीट कराया था, शहबाज़ शरीफ से जब ट्वीट कराया था, उसके अंदर लेबनान लिखा हुआ था, लेकिन एंड में घूम गए थे कि लेबनान था ही नहीं।
अब ऐसी बेइज्जती किसी और देश के प्रधानमंत्री या किसी और देश का लीडर सहेगा नहीं, और वो वहीं पर आके बोलेगा कि साहब ये बेवकूफी है, मैं नहीं मानता इस चीज को, तुम जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहा। बट शहबाज शरीफ है सर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने वो देखो मैं जो चारों तरफ पाकिस्तान की इज्जत बढ़ गई है। अब पाकिस्तानी भी इतने बेवकूफ हैं, क्योंकि ये देखिए सर, जो भी ये जो इनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आते हैं, ये इंटरनल ऑडियंस के लिए आते हैं। ये बाहर के देशों को इनको पता है, दे नो कि साहब ये बेवकूफ हैं, और बाहर के देश इतने बेवकूफ नहीं है, इनको पता है किस तरह से क्या आगे आगे जाएगा। बट सबसे ज्यादा आपको एक चीज दिखनी चाहिए कि पाकिस्तान इस टाइम पे एक ऐसी पोजीशन में खड़ा है जहां उसके पास कोई चॉइस भी नहीं है जी। तो कोई चॉइस ना होने का ये बड़ा एक अच्छा है, एंड आई थिंक अमेरिका उसी को वेट कर रहा था कि यार कोई ऐसा मिले जो डेस्परेट हालत में हो। ऊपर से पाकिस्तान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को जो अपनी इकोनॉमी में जो स्पेस मिली है, उनके क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो स्पेस मिली है, उससे काफी अमेरिका को भी फायदा होता है और डोनाल्ड ट्रंप को भी फायदा होता है, क्योंकि जितना ट्रांजैक्शन डॉलर लिंक स्टेबल कॉइन में पाकिस्तान करेगा, दैट मीन्स पाकिस्तान की जितनी भी पैसा रहेगा वो अमेरिका में रहेगा, वो अमेरिका उसको यूज कर सकता है। ठीक है, जब पाकिस्तान को चाहिए उसको दे दो, बट अमेरिका उसको यूज कर सकता है, उसके रिजर्व्स को रख सकता है, जो स्टेबल कॉइन रिजर्व्स हैं उसको रख सकता है, उसको काफी अपने कामों के लिए यूज कर सकता है। और पाकिस्तान ने ये पूरी तरह से साइन ऑफ कर दिया है कि भैया हमारा तो आप बस हमको यहाँ पर बैठने दो पावर में, बाकी आपको जो करना है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। तो एक ही चीज नहीं है सर, मैं इसको मल्टीपल तरह से देखूंगा, और मैं इसको इतना सिंपलिस्टिकली नहीं कहूंगा कि वो सिर्फ इसके लिए कर रहा है कि भारत को थोड़ा उंगली कर सके, बट वो इसके लिए भी कर रहा है, उसका वो एक हैप्पी कोइंसिडेंस है उसके लिए, ट्रम्प के लिए, बट वो इसके लिए भी कर रहा है क्योंकि कोई और करना नहीं चाहेगा वो गंदा काम जी। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला था, काफी ढूंढने ढांडने के बाद मिला था। ट्विंस टावर उसी ने गिरवाए थे, अलकायदा ने ही गिरे थे। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये सीरिया में एक घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ओसामा बिन लादेन को भी पाकिस्तान का राष्ट्रपति स्वीकार कर सकते थे। पर क्या ये अमेरिका को पता नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे उड़ी हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे भारतीय संसद हो, या मुंबई अटैक्स हो, सब में पाकिस्तान का हाथ था। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि दुनिया में कहीं भी कोई आतंकवादी वारदात होती है तो कहीं ना कहीं उसका लिंक जाकर के पाकिस्तान से जुड़ता है। इस तरह के देश के बजाय क्या इजिप्ट या कोई दूसरा या तीसरा देश नहीं हो सकता था टॉक्स के लिए? हो तो जरूर सकता था सर, लेकिन फिर वही है, इजिप्ट अपना थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री है, वो क्यों घुसेगा इसके अंदर यहाँ पर बीच में? इजिप्ट का बॉर्डर इसराइल के साथ भी है, तो उसको वो भी देखना है कि यार पता चले साला मैं इधर उधर कर गया, ये गुस्सा हो गया। क्योंकि देखिए इसराइलीज में बड़ा गुस्सा है इस समय में, इन्होंने जो सीज फायर डिक्लेयर करी बिना इसराइल के डिक्लेयर करी, तो उनको भी यार तुम क्या कर रहे हो, हमारे साथ कर रहे हो कि किसी और के साथ कर रहे हो? तो उनके अंदर भी एक गुस्सा है यहाँ पर कि यार थोड़ा सा तमीज से रहो, आप कर क्या रहे हो यहाँ पर? देखिए आपको इसको थोड़ा सा ब्रॉडली देखना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास इस टाइम पे जो चीजें हैं, पाकिस्तान जो एक जोग्राफिकल लोकेशन है उसकी ईरान के बहुत पास है, तो ईरानियंस को अगर वहां पर आना है तो थोड़ा इजी पड़ता है। ठीक है, एक फ्लाइट ली 1-1.5 घंटे में आप पहुंच गए। तो एक वो बहुत बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान में ये सब चीजें हैं, ये इम्पैक्ट करता है। बट एक चीज आपको ये भी समझनी है सर, पाकिस्तान में एक कैपेबिलिटी है कि भाई वो मोल्ड कर लेता है अपने आप को, ठीक है, एटलीस्ट फॉर टाइम बीइंग। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई किसी की इज्जत उतारनी हो, इजिप्ट वाला कभी मानेगा ही नहीं ये सब चीज करने के लिए। पाकिस्तान में भी इस टाइम पे बातें करी जा रही हैं कि अमेरिका ये जो पूरा सीज फायर है वो किसके लिए यूज कर रहा है, कि भैया अपने आप को रिआर्म किया जाए, अपने जो चीजें मिसिंग है वो लाया जाए। यहाँ पर कहीं 50,000 ट्रूप्स लेके आ गए हैं, और वो तो करीब 1.5-2 लाख के करीब में ट्रूप्स इस जगह के अंदर हैं। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर आ चुके हैं। तो अब जब इतना ज्यादा आप माल मसाला लेके आते हो तो सर फिर आप वहां पर उसको घूमने फिरने तो नहीं आते। इतनी गर्मी का टाइम होता है इस टाइम पे वहां पर, ये तो है नहीं कि मौसम बहुत अच्छा है तो ये घूमने आए हैं। ठीक है जी, तो मार पिटाई करने आए हैं। अब ईरान को भी पता है, पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता, तो वो जाके जी हाँ जी देखो जी ये जी वो जी कुछ करने की कोशिश करेगा।
एंड ये चीज कोई और देश नहीं करना चाहेगा सर, कोई और देश बिल्कुल भी इस झमेले में पड़ना नहीं चाहेगा, बिकॉज सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, और उसका मीनिंग कुछ और ही होता है। अब उसको आप 6D चेस बोल लीजिए कि बेवकूफी बोल लीजिए, वो आपके नजरिए के ऊपर है, मैं उसमें अभी कमेंट नहीं कर रहा, अगर चाहते हैं तो उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। बट आप जिस तरह से देखें उसको, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बिहेव करता है, जिस तरह से चीजें बोलता है, आज वो आसिम मुनीर कर रहा है, आसिम मुनीर ने एक गलती करी तो फिर आपको पता है उसका फिर ओ द इडियट, द ये वो क्या क्या चीजें उसके मुंह से बाहर निकलेंगी। तो ये रिस्क भी है। तो इजिप्ट है सर, बाकी ओमान भी था जो ये बातें कर रहा था, ओमान की नाक काट दी अमेरिका ने। ये जो पूरा ये जो वॉर शुरू हुई उससे उस समय तक, तो जिस दिन ये वॉर शुरू हुई है 12-1 बजे इंडिया टाइम पे, उस सुबह में मैं पढ़ रहा था, ओमानी फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि साहब अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पूरी एग्रीमेंट हमारी रेडी है, सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी एवरीथिंग, कोई वॉर शॉर नहीं होने वाली। उसी दिन पे साला आके वॉर कर दी। तो ना मुंह पे नाक जमीन पे रगड़ना किसी देश का, और ओमानी वो फॉरेन मिनिस्टर बड़ा गुस्सा हुआ उसके बाद। उसने कहा यार ये क्या है, मैं पूरा इतना काम कर रहा हूँ इतने दिनों से, अब तुम जाके ये सब कर देते हो तो फिर मेरी क्या इज्जत बचती है। वो पीछे हट गए, अब उसको देख के और लोग भी पीछे हटेंगे। कई लोग पूछते हैं इंडिया क्यों नहीं घुसता, यही मेन रीजन है यार, कौन पड़ेगा इस झमेले के अंदर। और यहां पर हम सबको पता है अमेरिका अपने आप को दोबारा तैयार कर रहा है, ठीक है जी, तो ये तैयार कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अब ये कितना एक्शन लेते हैं, कितना क्या करते हैं, कितना क्या नहीं करते, वो तो वक्त ही बताएगा। बट आप देख लीजिए जमावड़ा जो यहाँ पर आ रहा है अमेरिकन मिलिट्री का, वो तो आपके सामने है सर। सीज फायर आगे बढ़ेगा, या जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं कि इस बार तो पुल भी उड़ा दूंगा, बिजली केंद्र भी उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पाषाण युग में भेज दूंगा, ये करेगा? देखिए सर, मिलिट्री वॉर से ज्यादा इसको ये जो ब्लॉकेड इसने लगाया है इसको ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसके अंदर एक्सपेंस कम होता है, इंपैक्ट ज्यादा होता है। और ये वॉर शुरू होने के समय भी मैंने बोला था कि ब्लॉकेड एक ज्यादा बेहतर सोल्यूशन है इन चीजों का। क्योंकि ब्लॉकेड से होता क्या है सर, ब्लॉकेड करने के बाद ईरान आप पे हमला करेगा जब वो प्रेशर में आएगा, और अगर ईरान आप पे हमला करेगा फिर आपके पास एक अपर हैंड रहता है कि भैया मैंने तो सिर्फ नेवल ब्लॉकेड करा, हम लोग तो तेरे साथ बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन तूने ये हमला कैसे करा। उसके बाद आप इसकी ले लेते तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता था। और उसके बाद अमेरिका का जो नैरेटिव है वो एक्चुअली अच्छा बैठता कि देखो यार, हमला करने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है उसने ब्लॉकेड करा है, जो मर्जी करा है, तुम भी अपने काम कर सकते हो जो करना है तुमको, बट हमला करने की कोई जरूरत नहीं है, एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर इन लोगों ने ब्लॉकेड कर रखा है। ब्लॉकेड से देखिए ये अंदर से इनके बीच में फूट डालना चाहते हैं बेसिकली, तो वो गेम है, और वो फूट डलती हुई दिख रही है। इनके जो स्पीकर ऑफ द हाउस है ईरान की तरफ से, वो उनकी तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आए। इनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला भाई स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खुल गई है, इनकी मीडिया ने आके बोला कि ये तो पागल है, इसको कुछ नहीं पता, ये इसकी बातें मत सुना करो। ये बड़ा क्लियर स्टेटमेंट था तस्नीम मीडिया की तरफ से, और बोला गया कि भाई साहब इनको कम से कम चेक तो कर लेना चाहिए, बोल क्या रहे हैं ये, अपनी औकात में रह के बात करनी चाहिए इनको। ये तक मतलब इन्होंने, जो इनकी मीडिया है उसने ये बोल दिया। अंदर से खबरें तो ये भी आ रही हैं कि भैया इनके बीच में ये जो टॉक्स है इसके बीच में भी झगड़े चल रहे हैं। इनका जो गालिबाफ है, वो जो इनका स्पीकर है, उसने कल एक इंटरव्यू में बोला है ईरानियन टीवी को कि भाई बातें करने से हम कोई वीक नहीं हो जाते। अब बातें करने से वीक नहीं हो जाते, लेकिन बातें करने टाइम ये लोग रेड लाइन लगा देते हैं सर। पिछली बार रेड लाइन लगाई थी कि भाई लेबनान में आप लड़ाई बंद करो। लेबनान में लड़ाई तो बंद नहीं हुई, लेकिन ये टेबल पे जरूर बैठ गए ईरान, ठीक है। तो आपको दिखता है कि भैया एक इन्होंने स्टेप बैक लिया। 10 पॉइंट का जो इन्होंने चीजें बोली है उसके अंदर पैलेस्टाइन कहीं पे भी नहीं है, जिसके लिए पूरे ईरान उल्टे सीधे काम करता है। तो कहीं ना कहीं एक वीकनेस आती हुई दिखती है ईरानियन रजीम के अंदर कि वो जो स्ट्रेंथ से उसने वॉर शुरू करी थी वो उसके पास अभी नहीं। प्लस क्या था सर, दूसरा इसने जो गल्फ स्टेट्स के साथ पंगे लिए हैं इतने सारे, ऑल्दो सऊदी और कतर वालों के साथ ईरान की बात चल रही है, बट दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी कि यार ये किया क्या है तुमने, हमने तो तुमको कुछ बोला नहीं, तुमको अगर मारना था अमेरिकन बेसिस में मारते, हम कुछ नहीं बोलते, तुमने तो हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिया। तो उसका भी बदला इनको वो लगता है। और सऊदीज की तरफ से और अमेरातीज की तरफ से काफी प्रेशर है अमेरिकन को कि यार इसको खत्म करके जाओ। भी वो आपने शुरू कर दिया है, ठीक है, हमको झटके लग रहे हैं, कोई बात नहीं, हम झटके और सह लेंगे, बट इसको खत्म करके जाओ। तो एक ईरान एक बड़े इंटरेस्टिंग कोने में फंस गया है सर। उसके पास खाने का चीजें कम होगी,
$400 मिलियन का डेली का उसका लॉस है तेल का, मिनिमम बोल रहा हूं मैं आपको, 400 से $600 मिलियन का दिन का, एवरी डे। ऊपर से अगर तेल बंद हो गया उसका, जब अगर तेल की सेल बंद हो गई तो उसको ऑयल फील्ड बंद करनी पड़ेगी। ऑयल फील्ड एक बार ही बंद हो गई सर, उसको खोलना बड़ा मुश्किल है, टाइम बहुत लगता है और पैसे बहुत लगते हैं। ईरान के पास पैसे पूछे है नहीं, कौन देगा उसको ये पैसे? तो अब सिचुएशन इसकी खराब है सर। अब कितनी खराब करके अमेरिका छोड़ना चाहेगा, क्योंकि बिना वॉर के भी आप इसको अच्छे से लपेट सकते हो। लेकिन एक चीज बताऊं सर, ये जो कोवर्ट ऑपरेशन चल रहे हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। ईरान के अंदर इस समय पे बहुत चीजें उड़ाई जा रही हैं, बहुत चीजों में आग लगाई जा रही है, बहुत चीजों में उनका एक स्टोरेज के लिए ना एक छोटा सा आइलैंड है, सीरी आइलैंड करके। वहां पर 4-5 बड़े बड़े इनके कंटेनर हैं जहां पर ये तेल रखते थे। एक कंटेनर के अंदर कम से कम नहीं तो 1-1.25 मिलियन बैरल तेल रहता था। एक दिन एक उड़ा, दूसरे दिन दूसरा उड़ा, तीसरे दिन तीसरा उड़ा, चौथे दिन चौथा उड़ा, अब 4 उड़ गए हैं 6 में से। तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को भी आप खा रहे हो। तो ये अंदर से उसको खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। और होता क्या है सर, देखिए अगर अमेरिकन, ये सवाल मैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से पूछ रहा हूं, बहुत लोगों को पूछा, उस टाइम पे तो उन्होंने हंस हंस के निकाल दिया, बट अब सब लोग मान रहे हैं कि हाँ ये सवाल वैलिड है। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है सर, इस झगड़े के पीछे आप देखते हैं कि अमेरिका के अंदर काफी फूट पड़ी हुई है। ठीक है जी, लोग डोनाल्ड ट्रंप को गालियां दे रहे हैं, पॉलिटिशियंस गालियां दे रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि महंगाई भी बढ़ी है वहां पर। जो भी है सर, जितनी भी चीजें हैं वो सब वैलिड है। तो अगर अमेरिका में ये हो रहा है तो ईरान में क्यों नहीं हो रहा होगा? लॉजिक कहता है ना कि सर वहां पर भी होगा, डिसएग्रीमेंट्स होंगे। और जब एक डिसएग्रीमेंट एक डिक्टेटरशिप स्टाइल स्ट्रक्चर में, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के अंदर होती है, तो वो बहुत खराब होती है, उसके अंदर कई खून खराबा भी हो जाता है कभी कभार। तो ये भी एक चक्कर है वहां पर। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानियों को ये पता है तो वो भी थोड़ा अपना एडवांटेज ले रहे हैं। अब देखिए, लास्ट टाइम अमेरिका ने पाकिस्तानियों को भेजा था किसी एक दूसरे बंदे से बात करने के लिए, वो 2001 था सर, जहां पर आईएसआई के जनरल हामिद गुल गए थे मुल्ला उमर से बात करने के लिए कि ओसामा बिन लादेन को दे दो। एटलीस्ट दैट्स व्हाट वाज बीइंग टोल्ड कि भैया ये गए हैं उससे बात करने के लिए, बट पीछे से जाके बोलते हैं लड़ो लड़ो लड़ो, इस्लाम के लिए लड़ो, तुम इसको कभी वापस मत करना। तो ये भी अब डाउट उठने शुरू हो गए हैं कि यार ये साले पाकिस्तानी तो नहीं उंगली कर रहे हैं इनको कि आप लड़ो यार, कोई टेंशन नहीं है, मैं इधर से वो करता हूं। तो कोई भरोसा नहीं है सर। तो सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है इस जगह के अंदर। तो आप हाँ बोल सकते हैं कल का टाइम है, वैसे जो हमारी कैलेंडर डेट के हिसाब से कल शाम तक या परसों सुबह तक का टाइम है जब ये सीज फायर खत्म हो जाएगा। अब स्ट्राइक्स तो शुरू हो सकती हैं। अगर स्ट्राइक शुरू होंगी तो मिडिल ईस्ट पूरे जो इलाका है उसके ऊपर भी ईरान रिटेलिएट करेगा। तो ये बड़ा खराब एक सिचुएशन हो सकती है सर, और पता नहीं किस तरफ जाती है, बट सिचुएशन बहुत खराब है इस टाइम। लेकिन अगर दूसरे पहलू इसमें हम समाविष्ट करें तो आप लोग हीरा मंडी कहते हो पाकिस्तान को। हीरा मंडी का मतलब ये है कि वो चीन के साथ भी सो सकता है, ईरान के साथ भी सो सकता है, अमेरिका के साथ भी सो सकता है, जहां से पैसे मिले उसके साथ सो लेगा वो। तो ऐसे में क्या ये डबल ट्रिपल क्रॉस नहीं कर सकता है अमेरिका को? कर सकता है सर, लेकिन अमेरिकन का देखिए आप देखो सर, ये डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का आदमी है ना, अगर ये डबल क्रॉस करेगा, इनकी हालत जो करेगा ना वो पकड़ के उसके बाद, क्योंकि देखिए इनके घर में जितने पैसे हैं पाकिस्तानियों के वहां पर अमेरिका के अंदर, अगर व्हाट इफ वो डोनाल्ड ट्रंप उसको साइड करना शुरू हो जाए, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, टूट जाएंगे अंदर से ये। तो हाँ, ये उल्टे काम करेंगे जरूर, कुछ ना कुछ टेढ़े काम करेंगे। मेरे को वो भी कोई वो उसमें डाउट नहीं है कि भाई चाइना से $100 मिलियन जेब में डाले और कोई थोड़े बहुत 500-600 मिलियन डॉलर का सामान इधर उधर यार वो मेरा सामान आ रहा है वो जरा ईरान के बॉर्डर में उस तरफ फेंक देना, वो भी करते होंगे, कोई भरोसा नहीं है इनका। तो कहने को तो सर बहुत कुछ हो सकता है, ये डबल ट्रिपल टाइम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को एक चीज पता है सर कि जो अगर अगले उसके पैसे आने हैं वो चाइना नहीं देगा उसको। चाइना ने तो 3 साल से एक फूटी कौड़ी नहीं दी है इनको, उसको ये पता है। तो तभी उसने अपने आप को रिपिवट करा है कि यार आईएमएफ से मिल जाए, वर्ल्ड बैंक से मिल जाए, सऊदी से मिल जाए, कतर से मिल जाए, थोड़े इधर उधर मिल जाए, मेरे को पैसे मेरे को मिल जाए बस किसी तरह से। वो सिर्फ आपको गल्फ या वेस्ट से ही मिल सकते हैं, चाइना देने से रहा। तो हाँ, चाइना के लिए छोटे मोटे काम वो जरूर करेगा, बट लार्जर गेम में मैं अगर आपको बताऊं, वो अभी वो गया था, इनका इशाक डार गया था चाइना वांगी से मिलने के लिए। वहां पर उसने उंगली दिखा दी उसको वांगी ने कि यार तू थोड़ा औकात में रहे। और जैसे ही वापस आया, चाइनीज ने बोला यार $223 मिलियन है, हमारे जो बिजली का बिल है जरा वो दे दो।
तो अब वो आपको एक बड़ा क्लियर सिग्नल दे रहे हैं चाइनीज भी, हाँ यार ठीक है हम आपके साथ खड़े हैं, बट इतना नहीं खड़े कि हम आपकी अपनी धोती तो उतार लें आपको छुपाने के लिए, वो नहीं करेंगे हम। तो एक लाइन एंड लिमिट है जो पाकिस्तान को भी पता चल गई है कि यार अपनी जो जिंदगी है वो वेस्ट की तरफ ही है। तो अभी आप देखेंगे धीरे धीरे करके वो सऊदी अरेबिया में, जी साहब मैं जरा यहाँ पर ट्रूप भेजता हूँ, जी साहब मैं ये करता हूँ, जी साहब मैं ये करता हूँ, ट्रंप साहब सब ये वो साहब, हर किसी को साहब बनाने के चक्कर में है वो। तो ये बड़ा क्लियर दिखता है सर। अब आसिम मुनीर को क्या चाहिए इस टाइम पे सर, ये हमको देखना है। आसिम मुनीर को चाहिए कि वो कुर्सी पे बैठा रहे, उसके अंदर पाकिस्तान का अपना फायदा होता है कि नहीं होता उसके अंदर कोई उसको लेना देना नहीं है। वहां पर तेल नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। कल न्यूज आ रही थी 48% पावर शॉर्टेज पड़ रही है उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से, क्योंकि वह पानी नहीं आ रहा। इस बारी वैसे भी स्नोफॉल लेट हुई है, तो पानी वैसे भी निकल गया ऑलरेडी जो निकलना था, और जो बचा है वो हमारे पास है, हमको भी जरूरत है। तो पानी नहीं है इनके पास। और इस बीच में ये ऐसे अब देखो सर, कोई ऐसी देश इस जगह पे फंसा हो तो उसकी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, यार मैं अपने लोगों को किस तरह बचाऊं। बट इनकी वो प्रायोरिटी नहीं है। इनकी प्रायोरिटी है यार किसी तरह से कहीं पे मैं थोड़ा सा अपना एक रेलेवेंस बना लूं, अपना एक वर्चस्व बना लूं, कहीं पे तो बना लूं, ताकि कोई मेरे को पूछे। अदरवाइज तो कोई कौन पूछ रहा था पाकिस्तान को, कोई भी नहीं पूछ रहा था। तो उसने अपना एक रेलेवेंस बनाने की कोशिश करी है। अब उस चक्कर में वो हीरा मंडी बनता है तो ठीक है, अभी उनको फर्क नहीं पड़ता सर पाकिस्तानियों को। वो बड़े खुश हैं कि देखो जी हमारे बारे में तो आर्टिकल छपे जा रहे हैं, हमारे बारे में तो ट्रंप बात करते हैं, हमारे बारे में ये बात करते हैं, वो बात करते हैं। कोई भी एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री होगा वो अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने आर्मी चीफ के बारे में ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जो ट्रंप देता रहता है बिल्कुल नहीं सुनेगा। और ये जो चीन से कार्गो जहाज आ रहा था, सुनते हैं मिसाइल के फ्यूज उसमें थे, उसको जिस तरीके से जब्त किया गया है, जी जी जी, ये किस कर्मठ जा करके। ये चाइना भी करेगा सर, कोशिश करेगा कि भाई तेरे को जो थोड़ी बहुत चीजें चाहिए चल मैं भेज देता हूं, अगर ब्लॉकेड से निकल गया, नहीं निकला ना निकला देखी जाएगी। तो ये भी करेंगे सर वो। अब इसको भी पता है ईरान को कि साहब मेरे पास ये 1-2 हफ्ते ही है, इसके अंदर जितना सामान मैं मंगा सकता हूँ मंगा लेता हूँ। ट्रेन से आ रहा है, पाकिस्तान के बीच में से थोड़ा बहुत आ रहा है, अफगानिस्तान को कुछ पैसे पूसे देके चाइनीज ने भेजे होंगे सामान वहां पर। क्या नाम है, जहाज जूस भी लैंड हो रहे हैं वहां पर ईरान के अंदर। तो थोड़ा रीआर्मिंग वो भी कर रहा है सर उसके अंदर। अब ये दोनों के पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई हथियार जो खत्म हो गए हैं कितने हम वापस लगा सकते हैं अपने वहां पर। तो वो ईरान भी कर रहा है, उसको पता है कि कल को अगर ये टूट पड़े यहाँ पर तो फिर गेम बजेगी, और टूट पड़े तो फिर इनको भी जवाब देने पड़ेंगे। अब वो जवाब देने पड़ेंगे तो उसके लिए इनको चीजें चाहिए। तो बस ये फिर लगे हुए हैं कि साहब दे दो साहब, फिर हमको अब जो भी कर रहे हो वो कर दो, खत्म कहानी। देखिए सर ये बड़ा सिंपलिस्टिक सा ट्रांजैक्शन है, इसके अंदर इतना डेप्थ नहीं है। बहुत लोग ना भारत के अंदर इसके अंदर बड़ी सारी डेप्थ ढूंढ रहे हैं कि भैया कुछ कुछ सिस्टम मिले, कुछ ये मिले कि भाई कुछ है इसके पीछे। कुछ भी नहीं है। अब होता क्या है, अमेरिकन जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको भी अपनी थोड़ा जो मार्केट मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, इनको पता है वहां पर तेल के प्राइसेस ऊपर नीचे जा रहे हैं, हालत खराब है, अंदर भी $6 से ज्यादा तेल हो गया है। तो इनको मार्केट के भी ऊपर नीचे प्राइसेस को खेलना है, ये सब करना है। तो उसके लिए भी अब देखो सर, जो झूठ बोलना है उसमें पाकिस्तान बड़ा बड़ा चैंपियन है। इनको तो झूठ बोलना नहीं पड़ता। हो जी टॉक्स हो रही है जी, अच्छा जी, तो वो ऑयल का प्राइस नीचे गिर जाता है। हाँ जी वो हो गया, हाँ जी बस डील हो गया जी, हाँ जी बस ये हो गया जी, हाँ जी बस वो हो गया जी। तो वो शहबाज शरीफ को लिखे हुए ट्वीट आते हैं अमेरिका से, वो ट्वीट कर देता है, और फिर देख लीजिए आपके सामने पेट्रोल का प्राइस ऊपर नीचे जाता है और जाता है, खत्म कहानी। अब मैं आता हूं कार्यक्रम के अंतिम चरण में। मैं ये जानना चाहता हूं, वैसे तो ईरान एक शैतानी देश है और इसने कहां कहां क्या क्या नहीं पाला हुआ था, और किस किस तरह के आतंकवादी संगठनों को खड़ा करके इसने एक जो छाया युद्ध है वो नहीं लड़ा, बल्कि अब तो खुला खेल फर्रुखाबादी है। वो जिस तरीके से हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहा है, जिस तरह लेबनान को टॉक्स में शामिल करने की बेशर्मी दिखा रहा है, जिद कर रहा है कि उसको भी टॉक्स में शामिल किया जाए। एंड गेम के क्या होता हुआ दिखाई दे रहा आदि जी। ये जो रिजीम चेंज करने के लिए आए थे वो तो हुआ नहीं है अभी तक, और अगर इनका वश चला
जो इस समय सत्ता पर काबिज हैं, तो आसानी से होगा भी नहीं जब तक के ईरान को पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील ही ना कर दे अमेरिका, और इस लीडरशिप को भी और आने वाली लीडरशिप को भी निपटा ना दे। तो एंड गेम क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए सर, ऐसा है ईरान अगर आज बोले ना, ठीक है यार ये यूरेनियम पकड़ो, इसको जो करना है करो, हम कुछ नहीं कर रहे इसके बारे में, इसको कम कुम कर देते हैं, ठीक है आप जो इंस्ट्रक्शन करनी है करो, और मेरा 60% तेल मैं डॉलर में बेच देता हूँ, कल सुबह खत्म हो जाएगा ये। देखिए ये जो अमेरिकन स्टाइल है ना, फैंटास्टिकल क्लेम्स देने के, हम रजीम चेंज करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये बेसिकली एक प्रेशर टैक्टिक की तरह बाहर निकलता हुआ दिखता है। इसमें रियलिटी कितनी है, क्योंकि आप रजीम कैसे चेंज करोगे, उसके बाद लेके किसको आओगे? तो ये सवाल तो बहुत लोग पूछ रहे हैं शुरू से, और मैंने कभी विश्वास नहीं करा है कि ये रजीम चेंज करने जा रहे हैं वहां पर। इनका कोई शौक नहीं है रजीम चेंज करने का, और जो वेनेजुएला में चीजें हुई हैं वो सेम रजीम को बिठा दिया है वहां पर। मेरे हिसाब से ये कुछ वही करने की कोशिश करें कि अंदर से कोई निकल जाए यार, कोई एक पावर सेंटर मिले जिसके साथ हम थोड़ी बात बूत करें, ठीक है, इनको अंदर से बीच में से तोड़ा जाए, एक गुट दूसरे गुट को मार दे, जो साला उठा खड़े हो उसको थोड़ा हम उससे बात बूत करें, थोड़ी उसकी जेब में पैसे डालें, उसके बच्चे को यहाँ पर एडमिशन कर दें, उसकी बीवी को अच्छे से कुछ बैग बूग सोना चांदी दे दें, थोड़ा ठंडा करें उसको और उसके साथ डील करें उसके बाद। क्योंकि अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि ईरान एकदम सीधा साधा बच्चा बन जाए। अगर वो सीधा साधा बच्चा बन जाता है तो अमेरिका का पूरा वर्चस्व जो इधर पे है, जो इतने सारे बेस लगा के बैठा हुआ है, वही खत्म हो जाता है। किसके लिए बैठेगा अमेरिका वहां पर? अगर कोई थ्रेट होगी तभी तो ये सऊदी और कतर और अमीरातीज और ये जितने भी हैं ये इनसे हथियार खरीदेंगे। अगर थ्रेट ही नहीं होगी तो फिर फायदा क्या यहां पर होने का? तो इसको अधमरा छोड़ेगा वो यहां पर, और ये पूरे रीजन में आग लगा के छोड़ेगा। ये हमेशा से आप देखिए इराक में वही करा उसने, अफगानिस्तान खैर तालिबान थोड़ा समझदार निकला तो उसने अपने आप को संभाल लिया। सीरिया में देखिए क्या चल रहा है, इराक में देखिए क्या चल रहा है, लिबिया में क्या चल रहा है, यमन में क्या चल रहा है, लेबनान में क्या चल रहा है, हर जगह वही है। आग लगा रखी है तो आग से फिर इनका धंधा भी चलता है, इनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी चलती है और ये सब कुछ चलता है। तो इनका जो बोलते हैं ना सर, इनका जो एक टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव है, जो ग्राउंड पे ऑब्जेक्टिव जो चीजें बोलते हैं वो एक चीज है, ठीक है आप बोलते रहिए, बट इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है यूएस डॉलर को किस तरह से चिपका के रखो। और ये चीज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी जब भी क्राइसिस होता है ना सर दुनिया के अंदर, तो लोग फिर एक सेफ करेंसी के पास जाते हैं। और सेफ करेंसी इस टाइम पे कौन सी है सर? चाइनीज युआन तो है नहीं, इंडियन रूपी तो है नहीं, रशियन रूबल तो है नहीं, तो यूएस डॉलर ही है। तो उसके पास लोग अभी डॉलर लेके जा रहे हैं वापस। तीसरा चीज, दुनिया में इस टाइम पे ऑयल फ्लो जो है उसके ऊपर आप थोड़ी नजर डालें। अगर मिडिल ईस्ट के अंदर ऑयल फ्लो कम हो रखा है तो कौन सी जगह से ऑयल फ्लो ऊपर गया है? एक ही जगह है जहां पर अमेरिका 12-12.5 मिलियन बैरल वो दिन का प्रोड्यूस कर रहा है आजकल। तो वो कोशिश क्या कर रहा है कि जितने भी लोग इसके अगेंस्ट में थे, यूरोप में देखिए, चाइना में देखिए, जापान में देखिए, ये सारे मुझसे तेल खरीदें, और अगर उससे तेल खरीदेंगे तो डॉलर की सर्कुलेशन है जो आगे चलेगी। अब जितने लोग हैं उसके जिन्होंने डॉलर का डेट खरीदा हुआ है अमेरिका का, अगर वो एक साथ डंप करते हैं तो ये इसकी बैंड बच जाएगी। बट वो वही कंट्रीज है जो आज इसके साथ तेल ले रहे हैं इससे, तो कहीं ना कहीं वो भी गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। मेन गेम जो है सर वो चाइना के अगेंस्ट में है कि चाइना को किस तरह दबाया जाए। और चाइना, देखिए चाइना को इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त हुआ है, इस बारे में कोई उसमें वो नहीं है। हर देश को इम्पैक्ट हुआ है, हमको भी इम्पैक्ट हुआ है, पर चाइना में थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा हुआ है। उसकी पूरी सेमीकंडक्टर की जो बेसिक सप्लाईज आती थी हीलियम की तरह से, हीलियम नहीं आता अभी। कतर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? अमेरिका। तो अगर उसको हीलियम चाहिए तो अमेरिका के पास जाएगा। कहीं ना कहीं देखिए वो अपने पास लोगों को खींचना चाहता है, और वो ये इंडिविजुअली डील करना चाहता है कि साहब मेरे साथ रहो, मेरे साथ डॉलर के साथ काम करो, देखो मैं आपको ये दे सकता हूं, मैं वो दे सकता हूं। तो वो आपके साथ वो कुछ डीलिंग करना चाह रहा है। आपके साथ भी यही चीज बोलता है वो कि आप जी मुझसे एलएनजी ले लो, मुझसे एलपीजी ले लो साहब, मैं आपको दे देता हूं, मैं डील कर देता हूं आपके साथ। रोज ही अभी भी हमारी ट्रेड डील की डेलीगेशन वहां पर गई हुई है, उन्होंने कुछ नया ऑफर दिया है तो सुनने गई है कि भैया अच्छा जी बोलो क्या चाहिए, क्या दे रहे हो आप। तो ये उसका ये मोटिव है कि कहीं ना कहीं डॉलर को जरा थोड़ा रेलेवेंट बना के रखें और डॉलर को एकदम डिस्ट्रॉय ना होने दें। स्ट्रेटेजिक गेम ये है। रीजनल गेम मैंने आपको बताई कि भाई इमरान खान बोल रहा हूं, ईरान को बनने नहीं देना। और टैक्टिकल गेम है जो जहां पर ये बोलते रहते हैं रजीम चेंज कर देंगे, हम तेरी बत्ती बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ये वही है सर। तो 3 लेवल पे ये सेपरेट गेम्स हैं, और तीनों लेवल का अगर आप देखें वो एक डिफरेंट एनालिसिस बनता है।
टैक्टिकली आप बोले कि भाई ईरान ने अमेरिका को बहुत मारा है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, उसके जहाज गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, बट क्या वो स्ट्रेटेजिक गेम हारा है? बिल्कुल नहीं। और स्ट्रेटेजिक गेम हारना अमेरिका के लिए क्लोज टू इम्पॉसिबल है इस टाइम पे, क्योंकि अगर वो उस जमाने में पहुंचा तो मैं बता रहा हूं फिर वो बड़ा वाला बम गिरेगा, जो कोई भी नहीं चाहेगा। तो कोई नहीं चाहेगा। तो तभी लोग बोल रहे हैं अमेरिका को, अच्छा यार ठीक है, ठहर जाओ यार, ओ ईरान कुछ तो दे यार, ओए कुछ तो कर दे यार, कुछ तो कर दे यार, कहीं ना कुछ रोको, कुछ ये करो, कुछ वो करो। तो वो तभी इस टाइम पे इतनी कंफ्यूजन है क्योंकि किसी को पता नहीं है एंड गेम एक्चुअली होना क्या है। सिचुएशन ऐसी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदि जी, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।